हे दोस्तों, स्वागत है आपका ABS यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पर। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है स्टॉक मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे क्यों गिर रहा है, उसके प्रमुख कारण क्या है और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें शेयर बेच के बाहर निकल जाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या हमें और शेयर खरीदने चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 में एक दिन में 3.06% की गिरावट के साथ 16,842 पे बंद हुआ है और निफ्टी बैंक 4.18% की गिरावट के साथ 36,908 पे बंद हुआ है। तो इसके गिरने का कारण क्या है? एक्चुअल में इसका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, ये कई सारे रीज़न मल्टीप्लाई होके ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो हम उन्हीं इंपॉर्टेंट 4 रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वजह से मार्केट लगातार नीचे की ओर जा रहा है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 1 मंथ का चार्ट है। अगर हम इसको देखें तो हमें जो इसका ट्रेंड है वो लगातार नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहा है। और अगर हम परसेंटेज के टर्म में बात करें तो करीबन 7.82% एक महीने में गिरा है। तो आइए चलते हैं कल शेयर बाजार में होने वाली भयंकर तबाही के कारणों की तरफ। इसमें पहला और प्रमुख कारण है यूक्रेन और रशिया के बीच में होने वाला सीमा विवाद। रशिया ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से भी ज़्यादा सेना को तैनात किया है, जिसकी वजह से युद्ध होने की आशंका है। और यही नेगेटिव सेंटिमेंट सारे स्टॉक मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं। हम चाहे एशियन मार्केट देखें चाहे यूरोपियन मार्केट देखें, सारे मार्केट का यही हाल है। तो आइए दोस्तों, हम यूक्रेन और रशिया के सीमा विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। इस समस्या की शुरुआत 30 से 35 साल पहले जब रशिया का विघटन 15 देशों में हुआ था, उसमें से एक देश यूक्रेन भी था। और अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो यूक्रेन रशिया और यूरोप के बीच में आता है। और रशिया चाहता है कि यूक्रेन का झुकाव रशिया की तरफ रहे, पर यूक्रेन का झुकाव यूरोप की तरफ था और वो नाटो का सदस्य बनने में इंटरेस्टेड था। इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी थी, पर 2010 में रशिया के एक नए लीडर आए जो प्रो रशिया थे और उन्होंने नाटो की सदस्यता वाली एप्लीकेशन भी वापस ले ली। पर 2013-14 में यूक्रेन में रशिया के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे और उस लीडर को देश छोड़कर जाना पड़ा। और जो नए लीडर आए उनका झुकाव यूरोप की तरफ था और उन्हें फिर से सदस्यता लेने की कोशिश शुरू कर दी, पर रशिया यह नहीं चाहता। इसी वजह से यूक्रेन के बॉर्डर पर 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक रशिया ने इकट्ठे कर दिए हैं। और रशिया का कहना है कि यूक्रेन पर वह हमला नहीं करेगा, बस उसे ये आश्वासन चाहिए कि वह नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। पर अगर रशिया को हमला नहीं करना होता तो वह इतनी सेना यूक्रेन के बॉर्डर पर क्यों इकट्ठा कर रहा है। और यूएस के अनुसार इस महीने की 20 तारीख तक रशिया कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ती है और मार्केट में प्रेशर बढ़ता है। और रशिया क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है और यह हमें शेयर मार्केट के गिरने के दूसरे कारण की तरफ ले जा रहा है, जो कि है क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए दाम। अब सवाल यह है कि क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम से शेयर मार्केट कैसे प्रभावित होता है। सबसे पहला, क्रूड ऑयल के बढ़ने दाम से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। जो कंपनियों को अपना सामान बनाने के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं, उनके भी मार्जिन में कमी आती है। और इंडस्ट्रीज जैसे कि लुब्रिकेंट, फुटवेयर, लॉजिस्टिक्स, टायर, रिफाइनरी, एयरलाइंस इत्यादि, जिनका सबसे बड़ा खर्चा ही क्रूड ऑयल या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का होता है, उन पर भी दबाव बढ़ेगा। और हम कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से उन पर भी असर पड़ेगा और इन सब चीज़ों के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई भी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ना बाजार के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है और शेयर प्राइसेस पर दबाव बनता है। और जब मार्केट में दबाव होता है तो लोग मार्केट से पैसा निकालकर सोने में इन्वेस्ट करना या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ समझते हैं। इस वजह से सोने के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। और तीसरा कारण है एबीजी शिपयार्ड में हुए बैंकिंग फ्रॉड का, जिसमें 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। यह बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इस न्यूज़ के चलते बैंकिंग शेयरों में काफ़ी दबाव पड़ा है। और चौथा सबसे प्रमुख कारण है यूएस में महंगाई का बढ़ना, जो कि 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जिसकी वजह से यूएस को अपने बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं और इन्हें आगे भी बढ़ने की संभावना है। और जब बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल कर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है। तो इतनी सारी समस्याओं के बाद सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें अपने सारे स्टॉक्स बेच देने चाहिए, होल्ड रखना चाहिए या और ख़रीदने चाहिए। तो हम निफ्टी का चार्ट खोलते हैं और देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। हम यहाँ 2008 में देखेंगे, लेमन ब्रदर्स वाले टाइम पे स्टॉक पहले भी गिरा है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तब भी मार्केट हमारा गिरा था।
कोरोना आया 2020 में, तब भी हमारा मार्केट गिरा है और अब भी हमारा मार्केट गिर रहा है, लेकिन हमेशा उसने रिकवर करा है और उतनी तेज़ी से रिकवर करा है। तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर हम पूरा निफ्टी का ट्रेंड देखें तो ये अप साइड ही जाएगा। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या हमें होल्ड करना चाहिए या सारे शेयर बेच के मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए, या हमें शेयर खरीदने चाहिए? और यही रिटेल इन्वेस्टर गलती करता है, वो खरीदने के समय बेचता है और बेचने के समय पर खरीदता है। जब कोई स्टॉक अपनी हाई पॉइंट पर चल रहा होता है तब हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है और हम चलती हुई ट्रेन में सवार हो जाते हैं और उसे खरीद लेते हैं। और जब कोई स्टॉक गिर रहा होता है हम उसे बेचते हैं, बल्कि यही सही समय होता है उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप किसी कंपनी का स्टॉक न खरीदें बल्कि उसके प्रोडक्ट को खरीदें, और अगर प्रोडक्ट में दम है तो वह सिर्फ 2 कदम पीछे ले सकता है लेकिन आगे बढ़ना नहीं छोड़ेगा। आपको प्रोडक्ट के फंडामेंटल देखने होते हैं कि प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी में कोई गलत न्यूज़ तो नहीं है, और फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड अपना स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रमोटर्स अपने शेयर बेच तो नहीं रहे हैं, और कंपनी ने अपने शेयर प्लेज तो नहीं कर रखे हैं। और शेयर मार्केट को थोड़ा टाइम दें, जैसे ही न्यूज़ सेटल होती है शेयर मार्केट फिर से रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो हम किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइटन को। मैक्सिमम, जिसके मैक्सिमम चार्ट पे जाएंगे, इसका ट्रेंड देखिए। कई बार इसमें अप एंड डाउन हुआ, लेकिन इसका जो एक्चुअल ट्रेंड है वो अपसाइड ही है। अब हम TCS का चार्ट देखते हैं। अगेन इसके मैक्सिमम चार्ट पे जाएंगे, अगेन सेम ट्रेंड अपसाइड ही है। कई जगह गिरावट आई लेकिन फिर भी ट्रेंड अपसाइड। एक और स्टॉक को देखते हैं, इन्फोसिस। अगेन इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं, सेम अगेन। जो फाइनल ट्रेंड है वो अपसाइड ही है। तो दोस्तों, इससे हमें पता लगता है कि अगर हमारा स्टॉक स्ट्रांग है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें बने रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर इस वीडियो ने आपके लिए वैल्यू एडिशन किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।